अच्छा बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं इनहिबिशन इसकी। अब हमने पढ़ लिया कि इन्फ्लेमेशन। आपको मजेदार बात ये बताता हूँ कि सम टाइम ये होता है कि डिजीज जो होती है ना बंदे को, वो इतनी डेंजरस नहीं होती जितनी के जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं वो खतरनाक होते हैं। ठीक है। तो सम टाइम जो है आपकी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस इतने ज्यादा सीवियर होते हैं कि आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग काज हो सकते हैं वो। ठीक है। इन्फ्लेमेशन के अंदर आपने ये भी देखा हुआ है कि सम टाइम जो है आपको बहुत ज्यादा नोज से जो है ना वो फ्लूइड आना शुरू हो जाता है, बुखार हो जाता है। ये सारे इन्फ्लेमेशन के अंदर आते हैं। ठीक है। आपको खांसी नहीं जा रही, आपको जो है वो रेडनेस हो रही है, फ्लशिंग हो रही है चेहरे के ऊपर। ठीक है। एलर्जी हो गई है। ठीक है। इस तरह से बहुत ज्यादा चीजें जो है इन्फ्लेमेशन के अंदर आती हैं। तो फिर हम इनको रॉक ब्लॉक कैसे कर सकते हैं? तो मेन जो इसमें चीजें हैं ना, जो आज आपको बहुत मजा आएगा इसके पढ़ने में, कि एस्पिरिन। अच्छा, कॉक्स 1 को भी हम इनहिबिट कर सकते हैं, कॉक्स 2 को भी। या फिर इसमें होता है कि कॉक्स 1 सिलेक्टिव, जो कि सिर्फ कॉक्स 1 को इनहिबिट करते हैं। कॉक्स 2 सिलेक्टिव होते हैं जो सिर्फ कॉक्स 2 को इनहिबिट करते हैं। और कुछ जनरल मेडिसिन होती हैं जो दोनों को इनहिबिट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, एस्पिरिन है, आपकी जो डिस्पिरिन होती है वो एस्पिरिन है। ठीक है। तो देखिए ये दोनों पाथवेज को ब्लॉक करती है। इंडोमेथासिन है एक मेडिसिन, देन फिनाइल ब्यूटाजोन है, और बहुत सारी अदर, इनको कहते हैं एनसेड्स, NSAIDs। व्हाट इज दिस एनसेड्स? एनसेड्स आर द नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये सारी कौन सी ड्रग्स हैं? इवन आपका जो ब्रूफन सिरप होता है उसके अंदर कभी फार्मूला पढ़े तो आइबोब्रूफन उसके अंदर केमिकल फार्मूला है, वो भी इसके अंदर आता है। दीज आर द नॉन स्टीरॉयडल, ये स्टीरॉइड्स नहीं है। नॉर्मली हम स्टीरॉइड्स यूज करते हैं ना, तो स्टीरॉइड्स नहीं है ये क्या है? नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो एस्पिरिन, इंडोमेथासिन, आइबोब्रूफेन, फिनाइल ब्यूटाजोन, ये सारी मेडिसिन जो है ना ये दोनों पाथवेज को ब्लॉक करती है। और सिलोकॉक्सिब एक नाम आता है आपके पास, जो कि अब बंद हो चुकी है, अब ये नहीं आती। ठीक है। तो ये जो है स्पेसिफिकली कॉक्स 2 को इनहिबिट करती है। अब इसका हमें बेनिफिट क्या है, मतलब क्या हम यूज कर सकते हैं इससे? तो हमें कोई मजा नहीं आया ना इतना। सपोज मैंने पेशेंट को एस्पिरिन दी। अच्छा, यूएचएस के अंदर एक क्वेश्चन आ चुका है, आपको वो बता देता हूँ पहले। जो लोग आजकल फोर्थ ईयर में है ना, उनके पेपर में आया था एक क्वेश्चन कि जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं ना उनको लो डोज एस्पिरिन दी जाती है। हार्ट के पेशेंट्स को, जो दिल के मरीज होते हैं, उनको एस्पिरिन दी जाती है, लेकिन लो डोज एस्पिरिन दी जाती है। या फिर एक और आपको बता दूं, कुछ लोग आपको कहेंगे कि डिस्पिरिन जो है ना खून पतला करती है। ठीक है। डिस्पिरिन खून पतला करती है। तो ये भी हम देखते हैं कि क्या ये खून पतले से क्या मुराद है। एस्पिरिन का क्या काम है, जरा ध्यान। लो डोज का मतलब क्या है कि हमने थोड़ी डोज दी है। एक होती है हैवी डोज, हैवी डोज के अंदर इसका इफेक्ट कुछ और होता है, लेकिन लो डोज के अंदर इफेक्ट कुछ और होगा। अब देखते हैं कि हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट्स आएंगे जब लो डोज के अंदर देंगे। तो क्या होगा, ये दोनों पाथवे ब्लॉक हो गए, कॉक्स 1 भी कॉक्स 2 भी। अब मुझे ये बताएं, कॉक्स 1 जो है वो कहाँ हो रहा था? कॉक्स 1 कहाँ पे अक्रिंग हो रहा था? प्लेटलेट्स के अंदर। और कॉक्स 2 जो है वो एंडोथेलियल सेल्स के अंदर। अब प्लेटलेट्स के पास क्या न्यूक्लियस मौजूद है? नहीं, मैंने बताया प्लेटलेट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो एक दफा अगर इसको ब्लॉक ब्लॉक कर दिया एस्पिरिन ने, है एस्पिरिन जो है ना बेसिकली एसिटाइलेशन करवाती है। ठीक है। प्लेटलेट्स के अंदर जब ब्लॉकेज कर देगी एस्पिरिन, तो क्या थ्रोम्बोक्सिन्स बनेंगे? नहीं बनेंगे ना। अच्छा चलो, थ्रोम्बोक्सिन नहीं बनेंगे तो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो क्या थ्रोम्बस बनेगा? और थ्रोम्बस अगर नहीं बनेगा तो क्या उससे एम्बोलाई बनेंगे? और अगर एम्बोलाई नहीं बनेंगे तो क्या वो हार्ट की ब्लड वेसल्स के अंदर जाके या ब्रेन की ब्लड वेसल्स के अंदर जाके उसको ब्लॉक करेंगी? और क्या वो सेरिब्रल इन्फॉक्शन, जिसको स्ट्रोक कहते हैं आप, हार्ट स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक काज कर सकती है? नहीं। तो इसका मतलब तो ये बेनिफिशियल होगी ना हमारे लिए, कि हार्ट पेशेंट के अंदर जब हम देंगे तो उसके अंदर एम्बोलाई नहीं बनेगा, तो उसको हार्ट अटैक नहीं होगा। तो ये तो बहुत फायदा हो गया। लेकिन अब जब हमने ये देखा कि ये तो दोनों को ब्लॉक कर रही है, ये प्रोस्टासाइक्लिन को भी करती है ब्लॉक, तो उसमें वो वेजोडाइलेशन है और प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होने देती। ठीक है। प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होने देती। तो ये तो दोनों का इफेक्ट, अगर ये दोनों को ब्लॉक कर दे तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो गया एक दूसरे के साथ। मगर ये इनहिबिट नहीं करेगी तो प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी। ये वेजोडाइलेशन नहीं होने देगी, क्योंकि ये बनते ही नहीं है, तो वेजोडाइलेशन नहीं होगी तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी।
तो ये तो दोनों का इफेक्ट फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे फर्क आता है न्यूक्लियस का, कि क्योंकि लो डोज हमने दी है तो प्लेटलेट्स के अंदर तो ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएंगे, लेकिन प्रोस्टासाइक्लिन्स के अंदर क्या होगा, क्योंकि एंडोथेलियम जो है इनके अंदर न्यूक्लियस होता है सेल्स का, सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है जब उसको पता चलेगा कि बाहर जो है उसकी प्रोडक्ट कम है, कोई स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो कम है, क्योंकि उसको एसिटाइलेशन होगी, उसकी एस्पिरिन ने उसको एसिटाइलेट करके ब्लॉक कर दिया है, तो जो न्यूक्लियस है वो उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो इनहांस हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा हो जाएगी, फिर ट्रांसलेशन ज्यादा होगी, फिर एंजाइम्स प्रोडक्शन इनहांस हो जाएगी। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, प्रोस्टासाइक्लिन्स की प्रोडक्शन रिटेन हो जाएगी, प्रोस्टासाइक्लिन्स दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि लो डोज थी तो थोड़े से मॉलिक्यूल्स तो उनको तो ब्लॉक कर लेगी एस्प्रिन, लेकिन जब प्रोडक्शन बढ़ गई, प्रोस्टासाइक्लिन्स बनना स्टार्ट हो गए, एंजाइम्स बनते जा रहे हैं, तो उनको ब्लॉक वो नहीं कर सकेगी क्योंकि लो डोज है। तो उससे क्या होगा, जब ये बनना शुरू हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन होगी, ये तो बेनिफिट है हमारे हार्ट पेशेंट के लिए, ये इनहिबिट करेगी प्लेटलेट एग्रीगेशन को। तो एक तरफ तो थ्रोम्बोक्सिन एस्प्रिन ने ब्लॉक कर दिए, उससे क्या हुआ, आपकी प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट होगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हुई बल्कि वेजोडाइलेशन हुई। अब ऊपर से इसका क्या इफेक्ट है, इसका भी वही इफेक्ट आ रहा है कि ये वेजोडाइलेशन करवाएगा और प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होने देगा। तो ये जो है ये मल्टीप्लीकेशन होगी हमारे इफेक्ट की, जो इफेक्ट हमें चाहिए था वही इफेक्ट आएगा। और एस्प्रिन का जो लो डोज है वो फिर हमें क्या इफेक्ट दे रही, ओवरऑल क्या रिजल्टेंट इफेक्ट दे रही है, वेजोडाइलेशन और प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहिबिशन। सो उससे एम्बुलस थ्रोम्बस नहीं बनेंगे, तो हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। इस वजह से हार्ट पेशेंट के अंदर जो है वो लो डोज एस्प्रिन जो है वो यूज होती है। ठीक हो गया। दूसरी चीज जो हम देते हैं इंडोमेथासिन या आइबोब्रूफिन, उसका क्या रोल है, आइबोब्रूफिन बेसिकली आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा। जब E2 की प्रोडक्शन कम होगी और साथ में जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन दूसरे जो है वो बनना बंद हो जाएंगे, तो आपकी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि जो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स जब ब्लॉक होता है, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स में क्या होता है कि आपकी टेम्परेचर हाई हो रहा होता है, आपका जो है रेडनेस होती है, आपका स्वेलिंग होती है, तो वो सारे इफेक्ट्स जो है ना वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो आपका बुखार उतर जाएगा। इस वजह से जब आप ब्रूफन सिरप देते हैं तो पेशेंट्स का बुखार जो है वो उतर जाता है। अब जरा मैं इसको यहाँ से दिखाता हूँ आपको स्लाइड्स के अंदर, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए थोड़ी सी। ये वही पाथवे है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलाई जो है वो इसको इनहांस करते हैं, क्योंकि इन्होंने इन्फ्लेमेशन करनी होती है। फॉस्फोलाइपेज A2 आता है, लैक्टोनिक एसिड बनता है, और उससे जो है आपके डिफरेंट इकोसोनॉइड्स बनते हैं। उससे अंदर आपके पास प्रोस्टानॉइड्स हैं, प्रोस्टानॉइड्स के अंदर कौन कौन से हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स, और लिकोट्राइंस लिपोक्सिजनेज पाथवे के थ्रू जो है आपके पास लिपोक्सिन्स और लिकोट्राइंस बनते हैं। अब हमने जो है डिफरेंट मेडिकेशंस यूज की, जैसे कि हमारे पास नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स थे, यानी जो दोनों को ब्लॉक करते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आपके पास एस्पिरिन आई, उसका फंक्शन बता दिया। आइबोब्रूफिन जो आपका ब्रूफिन सिरप होता है, ठीक है, ये टैबलेट्स भी आती है। इंडोमेथासिन ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। डिक्लोफेनिक सोडियम, डिक्लोफेनिक, ये आपने शायद कभी सुना हो, वॉरेन का इंजेक्शन आता है, वॉरेन के नाम से ना एक इंजेक्शन प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी लगता है, ठीक है, उनको मसल पेन के अंदर, और प्रेगनेंसी के बाद जो है ना, क्योंकि उनके अंदर वीकनेस ज्यादा हो जाती है और उनके अंदर इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस बहुत बन रहे होते हैं, तो डिक्लोफेनिक सोडियम यानी वॉरेन का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो वो बेसिकली डिक्लोफेनिक सोडियम होता है। कॉक्स 2 स्पेसिफिक इनहिबिटर्स, इसमें सिलोकॉक्सी मार्केट से हटा ली गई, क्यों हटा ली गई ये भी बताता हूँ आपको। एनसेड्स के अंदर, इसको एनसेड्स कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स सिलोकॉक्सिन, लेकिन मैं आपको जिंदा मिसाल दूंगा जो आपने खाई भी होगी, ये जो मार्केट में आती भी है वो मिसाल देता हूँ आपको। लेकिन इसका इफेक्ट क्या होता है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन है इसका इफेक्ट। इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना बेसिकली वो ये होते हैं कि इसमें थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है और ये किडनी को इफेक्ट करती है। मेन जो इसमें मसला होता है ना वो यही था कि इसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन ज्यादा हो रही थी। थ्रोम्बस फॉर्मेशन क्यों ज्यादा हो रही थी, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो कॉक्स 2 है, ये बेसिकली सिलेक्टिव कॉक्स 2 है ना, सिलोकॉक्सिब जो है ये कॉक्स 2 को इनहिबिट कर रहा है। कॉक्स 2 से क्या बन रहा था, प्रोस्टासाइक्लिन, और प्रोस्टासाइक्लिन का काम क्या था, वेजोडाइलेशन और इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। जब कॉक्स 2 नहीं होगा, उसको इनहिबिट कर दिया, क्या प्रोस्टासाइक्लिन बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो वेजोडाइलेशन होगी, नहीं होगी, वेजोडाइलेशन नहीं होगी तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी,
और प्लेटलेट की एग्रीगेशन की इनहिबिशन नहीं होगी तो प्लेटलेट की एग्रीगेशन होगी, और जब एग्रीगेशन होती है तो क्या होता है, थ्रोम्बस बनता है, थ्रोम्बस बनता है तो एम्बोलाई बनते हैं, एम्बोलाई बनेगा तो वो जाके हार्ट की वेसल्स के अंदर फंस सकता है, ठीक है, और उससे क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इंफाक्शन या फिर स्ट्रोक, जिसको ब्रेन सेरिब्रल इंफाक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा किडनी पर भी ये इफेक्ट करते हैं। पॉइंट समझ आई आपको कि मैंने इसका मैकेनिज्म क्या था, क्यों इसने इफेक्ट, इसके एडवर्स इफेक्ट आए, इस वजह से इसको मार्केट से जो है ना हमने हटा लिया, क्योंकि इसके हार्ट के ऊपर बड़े बुरे असरात आ रहे थे। सो ये था सीलोकॉक्सिब का इफेक्ट। अब इसमें आपको जिंदा मिसाल कौन सी दूं मैं, कि कौन सी मेडिकेशन जो है आप यूज करते हैं इस हवाले से। तो अगर आपने कभी ये मेडिसिन देखी हो, ये सारी चीजें रेलेवेंट चलेंगी। अब हमारा टॉपिक से हम बाहर निकल रहे हैं। निम्स की टैबलेट आपने कभी देखी, सब्ज कलर की होती है, निम्स की अमूमन हर घर में ये पड़ी होती हैं और घर में यूज होती हैं, लोग बुखार में यूज करते हैं जी, ठीक है। इवन ये जो आपका कोरोना था, जब स्टार्ट हुई थी वेव, फर्स्ट टाइम जब छुट्टियां हुई थी ना, जब मैं घर आया था तो मेरी फैमिली को भी हो गया, तो हम रेगुलर निम्स खाते रहे थे, 3-4 दिन जो है निम्स खाते रहे, उससे बुखार जो है हमें नहीं हुआ और फिर जल्दी हम रिकवर हो गए थे। तो ये अगर आप इसके अंदर देखें तो क्या लिखा हुआ है, सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है निमोसुलाइड के नेम से, ठीक है। ये बुखार में लोग यूज करते हैं, ये लोग जुकाम के अंदर, नजला जुकाम जब हो जाता है तब यूज करते हैं, मसल पेन के अंदर यूज करते हैं, आपको हेडेक है, इन सारी चीजों के अंदर यूज करते हैं। तो बेसिकली ये इन्फ्लेमेशन को ब्लॉक कर रही होती है। तो ये निम्स का फंक्शन है जो आप घरों में यूज करते हैं, लेकिन एक्सेस यूज नहीं करना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और अगर आपसे कोई पूछ ले या कोई घर में कोई पूछ ले कि भाई नीम्स जो है ना खानी है, तो उसको बताएं कि ज्यादा नीम्स नहीं खानी होती। हमारे घरों में तो ये रूटीन होती है कि जब दिल किया वो खा लेते हैं टैबलेट। तो नीम्स का इफेक्ट क्या है, ये आपकी किडनी को डैमेज करता है, लो डोजेस पे नहीं, जब आप रेगुलर यूज करना शुरू कर देते हैं तब डैमेज करेगा, कभी कभार में कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। तो ये होगी हमारी कॉक्स 2 इनहिबिटर सिलेक्टिव। तो उससे पहले हमने ब्रोफन का जिक्र किया और एस्प्रिन का। तो ब्रोफन जो है ये भी वही है, आपकी कॉक्स 2 कॉक्स 1 दोनों की इनहिबिटर है। तो ये क्या करती है, अगर आप इसके अंदर देखें, ये लिखा हुआ आइबोब्रूफन, सो इट इज योर कॉक्स 2 कॉक्स 1 दोनों का इनहिबिटर है, बोथ का इनहिबिटर। सो इसका फंक्शन क्या है, रिलीव्स द पेन, लोअर्स द फीवर, ट्रीट्स द इन्फ्लेमेशन। एक ही बात जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन को ब्लॉक करेगी और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की प्रोडक्शन को कम करेगी तो फीवर कम हो गया, और इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस को कम करेगी तो पेन रिलीव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एरिनेक फोर्ट, अगर आप हॉस्टलाइट हैं तो आपको बहुत ज्यादा सामना पड़ेगा इसका, और मैं अपने पास अक्सर बेशतर जो है ना इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए एरिनेक फोर्ट रखता हूँ इमरजेंसी ट्रीटमेंट में, क्योंकि हॉस्टल के अंदर इतनी हाइजेनिक कंडीशंस नहीं होती जब आप लोग, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों को ज्यादा इशू होता है, वो जब नए नए आते हैं हॉस्टल के अंदर तो उनको जो है ना नजला जुकाम हो जाता है। और हॉस्टल में ये बड़ी मजेदार बात है कि अगर एक बंदे को नजला स्टार्ट होता है ना, तो वो पूरे हॉस्टल के अंदर फैल जाता है। क्यों? क्योंकि एक कमरे के अंदर 4 लोग रह रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं, तो एक बंदे ने पानी पिया, वो उसका जूठा पिएगा, तो अगर उसको नजला था तो ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन जो है वो फैलता है, तो एक बंदे से दूसरे बंदे को होगा, दूसरे से तीसरे को, इस तरह पूरे हॉस्टल के अंदर वो जहां जहां हाथ लगाएंगे वहां पर अगर किसी और का हाथ लग गया तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उस तरह से पूरे हॉस्टल को फ्लू हो जाता है, और ये हफ्तों चलता है, फिर हॉस्टल से जाता नहीं जल्दी। तो फिर उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन को आप वैसे ट्रीट नहीं करते ना, वो एक अरसे के बाद जो है ना उसने एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है, उसके बाद वो खुद खत्म हो जाता है। तो इस वजह से फिर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टोमेटिक कैसे, कि हम वो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस को ब्लॉक कर देते हैं, इन्फेक्शन रहता है लेकिन हमें उसकी सिम्टम्स नहीं आती, तो हम एरिनेक फोर्ट जो है वो एरिनेक या एरिनेक फोर्ट जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। ये भी वही चीज है। तो ये फ्लू, कफ, कोल्ड, फीवर के अंदर, हेडेक के अंदर हम यूज करते हैं, एरिनेक फोर्ट के नाम से ये टैबलेट आती है, और ये इसके सिरप भी आते हैं आपको, ठीक है। ये 200 mg भी होती है, 400 mg भी होती है, तो आप ट्राई करेंगे 200 mg से स्टार्ट करें, ठीक है। इंडोमेथासिन, ये भी वही है, ये पोटेंट एसिड है और ये नॉन सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, मतलब ये दोनों को ब्लॉक करता है, ये फॉस्फोलाइपेज ए और सी को भी ब्लॉक करता है। और इसका यूज क्या आप सेकंड ईयर के अंदर पढ़ोगे इंशाल्लाह, कि गाउट जिसको आप कहते हैं ना, गैंठिया हो जाता है, जोड़ों का दर्द जो है, ये उसमें ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। बेसिकली वहां भी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। आर्थराइटिस, आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ये आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सो आर्थराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। इसके अंदर फिर जो है होती है, नहीं बच्चे वैक्सीनेशन फ्लू के अंदर कोई इफेक्टिव ज्यादा नहीं होती, ठीक है,
क्योंकि आप करवा लेंगे, एक दफा ठीक हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम जो है वो कोई नया वायरस आ जाएगा तो हमेशा आपको पता है, आपको एक दफा जो वायरस अफेक्ट करती है ना, नेक्स्ट टाइम वो वायरस नहीं इफेक्ट करती है आपको, उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं। आपको हर दफा नया वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और सपोज करें आपको जिंदगी के अंदर एक बंदे को कितने इन्फेक्शन होते हैं वायरल, तो हर दफा इतनी ज्यादा वायरल इन्फेक्शन होते हैं आपको, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके एनवायरमेंट के अंदर कितनी ज्यादा वायरसेस हैं, ठीक है। तो मेन जो है ये पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर यूज होती है, ठीक है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या होती है कि जो हार्ट होता है ना बच्चे का, उसके अंदर अयोर्टा और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, इन दोनों के दरमियान एक कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि बच्चे का आपको पता है अभी लंग्स जो है वो इतने मेच्योर नहीं होते, तो वो काम नहीं कर रहे होते। तो ब्लड जो है वो राइट हार्ट से जब जाता है राइट वेंट्रिकल से आपके पल्मोनरी ट्रंक के पास और फिर पल्मोनरी आर्टरी के पास, आगे लंग्स तो काम नहीं कर रहे, तो ब्लड जो है वो फिर वहां से लंग्स में नहीं जा सकता, तो ब्लॉकेज होती है आगे, तो रास्ता बंद होता है। तो फिर वो पल्मोनरी आर्टरी से जो है ना एक और डक्ट जो है ना वो उसको मिला रही होती है एओर्टा के साथ, तो ब्लड बाईपास हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा की तरफ। तो उस डक्ट को कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। उस डक्ट को क्या कहते हैं, जो दो आर्टरीज को मिला रही होती है डक्ट, उसको डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं। और पेटेंट का मतलब होता है खुला रह जाना। तो जब बच्चे की पैदाइश होती है तो लंग्स एक्टिव हो जाते हैं, तब वो डक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाती है, तो ब्लड जो है वो लंग्स में आता है, लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम में जाता है, ठीक है। तो अगर वो पेटेंट रह जाए तो उससे जो है ना काफी नुकसान होता है, क्योंकि ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाती बच्चे की, साइनोसिस, बच्चा नीला हो जाता है, ठीक है। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है ना फिर हम इंडोमेथासिन यूज करते हैं। और पैरासीटामोल, आप में से किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर पेनाडोल पैरासीटामोल क्या चीज होती है, तो ये एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक का मतलब बुखार के खिलाफ यूज होती है, एनाल्जेसिक है, पेन किलर है, और वीक एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन इसका है रिस्पॉन्स। वैसे ये एनसेड नहीं है, एनसेड के अंदर ये नहीं आती, लेकिन इसका थोड़ा सा एंटी इंफ्लेमेटरी जो है वो रिस्पॉन्स होता है। तो ये कहाँ कहाँ यूज होती है, फीवर के अंदर, हेड के अंदर, माइल्जियास के अंदर जो मसल पेन और आपकी नर्व डैमेज के अंदर जो है ना हल्का फुल्का ये यूज हो सकती है। तो सेफ इन पेशेंट्स विद पेप्टिक अल्सर, हीमोफीलिया, इन पेशेंट्स के अंदर जो है ना ये इशू भी नहीं करती, इसके साइड इफेक्ट्स कम है, एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होते इसके इतने ज्यादा, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स में देखिए लीस्ट जीआईटी एंड प्लेटलेट इफेक्ट, इतने ज्यादा इसके इफेक्ट नहीं होते। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा से मुराद ये है कि अगर आप 20 टैबलेट्स यूज कर लेना, 20 टैबलेट्स एट अ टाइम आप इसकी खा लें, तो आप इन्ना लिल्ला हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आपको एक सुसाइड करने का मैंने मेथड भी बता दिया कि अगर आपका दिल करे कभी, तो आप 20 टैबलेट्स अगर खा लें पैरासीटामोल की, पेनाडोल की, तो आप जो है बचने के चांसेस कोई नहीं होंगे। तो ये इसके एडवर्स है, लेकिन इतनी ज्यादा कोई नहीं खाता, ठीक है। तो एक दो आप यूज करते हैं। तो आपको यूज कर अगर कभी हो मसला, हेडेक कोई इशू इस तरह का हो, तो आप पेनाडोल जो है वो ले सकते हैं। और इसके इफेक्ट्स ये देखेंगे, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फास्ट इफेक्टिव पेन रिलीफ और जेंटल ऑन स्टमक। स्टमक को इफेक्ट नहीं करती, इसलिए आपको स्टमक प्रॉब्लम नहीं होता। आपको सुना होगा कुछ लोग मेडिसिन खाते हैं एंटीबायोटिक्स या कुछ इस तरह की मेडिसिन, तो उससे क्या होता है उन लोगों को ना वो स्टमक ब्लॉक हो जाता है, कहते नहीं हमारे मैदे में मसला हो गया, तो वो बेसिकली वो ब्लॉक कर देते हैं कॉक्स 1 को। तो ये जो है चूंकि एनसिड है ही नहीं, तो इसका उस पर रोल ही नहीं है, तो ये स्टमक को ब्लॉक नहीं करती, तो ये पेन रिलीफ करने में यूजफुल है। सो पेनाडोल एक ब्लू होती है, एक रेड होती है, एक ग्रीन होती है। ग्रीन आप लोगों ने में से शायद ही किसी ने देखी हो, तो रेड और ब्लू देखी हो, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो पेनाडोल ब्लू कलर की होती है वो होती है सिंपल पेनाडोल, ठीक है, ये पेन किलर है। जबकि जो रेड कलर की पेनाडोल होती है इसके अंदर कैफीन होती है, इसके अंदर कैफीन होती है। तो हॉस्टल के अंदर जब प्रॉफ आता है, तो बच्चे जो है ना वो पैनाडोल एक्स्ट्रा की 2 टैबलेट्स खाते हैं, क्योंकि इससे नींद नहीं आती। जो चाय का इफेक्ट है ना, चाय के अंदर भी कैफीन होती है, तो वो पैनाडोल एक्स्ट्रा खा के ले लेते हैं। एक तो ये पेन रिलीफ कर देती है, दूसरा आपकी थकावट दूर हो जाती है, ठीक है। स्टमक को इफेक्ट नहीं करती, चाय आपकी स्टमक को भी इफेक्ट करती है, तो पैनाडोल एक्स्ट्रा जो है ये आपके स्टमक को इफेक्ट भी नहीं करेगी, आपका बुखार, थकावट, पेन ये सब कुछ उतार देगी और आप एक्टिव हो जाएंगे। तो लोग जो है इसको पेपर के अंदर यूज करते हैं, लेकिन आपको रिकमेंड मैं कभी भी नहीं करूंगा कि आप जो है विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है, किसी रिकमेंडेड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई भी मेडिकेशन जो है वो यूज ना करें, ठीक है, क्योंकि इसके आपको अभी तक साइड इफेक्ट्स नहीं पता, इस वजह से जो है ना आप यूज नहीं कर सकते। बाकी दिस वाज ऑल अबाउट आवर लेक्चर। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज आपको और बता दूं कि ये जो है आपकी निम्स, अगर आप, मैंने कहा निम्स आप इसके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, तो अगर आपका दिल नहीं कर रहा निम्स यूज करने के, तो आप जो है
वो कौन सी टैबलेट यूज कर सकते हैं निम्स की जगह पे। सो मसल पेन के लिए तो वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये अभी आपको शो हो जाएगी। ये टैबलेट जो है निब्रलफोर्ट के नाम से कैप्सूल की तरह की एक टैबलेट आती है। इसके लीस्ट इफेक्ट है आपकी किडनी के ऊपर। सो ये मसल रिलैक्सेंट है बेसिकली। अगर आप में से कभी किसी को मसल का इशू हुआ तो शायद उसको किसी ने रिकमेंड भी की हो। मसल रिलैक्सेंट, जब मसल के अंदर कोई मसला हो ना, मसल स्पैज्म हो या कोई भी इस तरह का इशू या हेडेक हो, आपको आपके मसल्स के अंदर पेन हो रही है, तो उस वक्त निब्रलफोर्ट जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है और ये आपकी किडनी को इफेक्ट नहीं करती, इसलिए आप निम्स की जगह निब्रलफोर्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। बच्चे आपके सामने नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर निब्रलफोर्ट। निब्रलफोर्ट जो है ये मेडिसिन जो है ये आप यूज कर सकते हैं, रेड कलर की होती है, ठीक है। जबकि निम्स के साइड इफेक्ट है, लेकिन निम्स भी आप यूज कर सकते हैं फीवर के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेस लेक्चर। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन आस्क, otherwise we will end the class.